नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जी हां, राजधानी लाइव में बात होगी उन खबरों की जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं, वो खबरें जो सीधा सुर्खियों में रहती हैं। जी हां, राजधानी लाइव की अगर बात की जाए तो राजधानी लाइव में वो खबरें हम आपको दिखाएंगे। चंडीगढ़, देहरादून, रायपुर, भोपाल, मुंबई, राजधानी की वो तस्वीरें जो सीधे तौर पर सुर्खियों में हैं। अलग अलग राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें राजधानी लाइव में। चंडीगढ़ की बात की जाए तो रेल रोको आंदोलन को लेकर अब बवाल मचना शुरू हो गया है। आपको बता दें, कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो बवाल चल रहा है, उसके बाद सीधे तौर पर पंजाब में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि रेलवे ने अब इनकार कर दिया है ट्रेनों के आवागमन के लिए। रेलवे ने कहा है जब तक पंजाब सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती तब तक रेलों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि पंजाब सरकार के आग्रह पर किसानों से ये कहा गया था कि आप मालगाड़ियों के आवागमन को सुचारू रूप से कर दें, रेलवे ट्रैकों से आप हट जाएं जब मालगाड़ियां आएँ, क्योंकि पंजाब में माल के आवागमन को लेकर स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालांकि किसान इस पर सहमत भी हो गए थे, लेकिन जब रेलवे ने मालगाड़ियों के आवागमन को शुरू किया तो कई जगह मालगाड़ियों को रोका भी गया। ऐसे में रेलवे ने फैसला किया है कि जब तक पंजाब सरकार लिखित में यह आश्वासन नहीं देती है कि मालगाड़ियों का आवागमन ठीक से रहेगा पंजाब के अंदर, तब तक हम रेलवे ये फैसला लेते हैं कि हम मालगाड़ियों के आवागमन को बाधित रखेंगे, रोक के रखेंगे, हम इसको सुचारू नहीं करेंगे। देहरादून की अगर बात की जाए तो प्रदेश में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें किस तरह का घोटाला देखने को मिल रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली है सीधे तौर पर। इस खबर को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, इसकी तमाम पड़तालों को उजागर करेंगे। रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट में हजारों करोड़ों के जो टेंडर पूर्ववर्ती सरकार यानी रमन सिंह की सरकार में जो टेंडर हुए थे, उन सभी टेंडरों को रद्द कर दिया गया है। भोपाल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव में स्टार प्रचारकों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। स्टार प्रचारक लगातार अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में आपको बता दें, एनसीबी को एक बड़ी कामयाबी मिली है ड्रग्स मामले में। एनसीबी ने एक और टीवी एक्ट्रेस को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, उनसे गांजा तक बरामद हुआ। इतना ही नहीं, आपको बता दें ड्रग्स पेडलर की भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में प्रीतिका चौहान जो टीवी एक्ट्रेस हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है ड्रग्स के मामले में। और चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात चंडीगढ़ की। जी हां, पंजाब में कृषि कानूनों पर हल्ला बोल जारी है। पंजाब में ट्रेन रोके जाने पर हंगामा बरपता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के साथ ही बाकी प्रदेशों में भी रेल रोके जाने से जहां पर यात्री परेशान है, तो दूसरी ओर रेलवे ने कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। रेलवे, आपको बता दें, यही वजह है कि रेलवे ने कहा है कि जब तक सरकार लिखित में कोई आश्वासन नहीं देती है तब तक ट्रेनों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक मालगाड़ियों को भी आवागमन उनका शुरू नहीं किया जाएगा। और ऐसे में सीधे तौर पर आपको बता दें, किसान पटरी से हटने को तैयार नहीं है और ऐसे में व्यवस्था जो है वो बेपटरी होती नजर आ रही है। तो पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में सीधे तौर पर किसान एक तरफ मानने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ रेलवे ने भी ये फैसला किया कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देगी तब तक हम मालगाड़ियों के आवागमन को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। और चंडीगढ़ लिए चलेंगे विनीत कपूर, हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। विनीत, जहां पटरी पर किसान है तो बेपटरी होती नजर आ रही है व्यवस्था। ऐसे में पहले ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, किसानों से आग्रह किया गया कि आप मालगाड़ियों के आवागमन के लिए कम से कम ट्रैक को खाली कर दें, लेकिन जब ट्रेन चालू हुई तो कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा, मालगाड़ियों को खड़ा होना पड़ा। रेलवे ने फैसला ले लिया कि अब जो है जब तक लिखित में नहीं मिलेगा आश्वासन तब तक नहीं। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट आपके पास, और किस तरह की ये लड़ाई देखने को मिल रही है पंजाब के अंदर? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें सुनील, तो जिस तरह से लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो एक बड़ा मसला पंजाब में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसान जो हैं वो अपनी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक केंद्रीय खेती बाड़ी कानून जो है वो रद्द नहीं होते तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जो है कर, जिस तरह से रेल ट्रैक रोके गए हैं, हाईवे रोके गए हैं, टोल प्लाजा जो हैं उनको रोका गया है। इसके अलावा कुछ जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके बाहर प्रदर्शन हो रहा है। रिलायंस पेट्रोल पंप की बात करें, वहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब जिस तरह से एक फ़ैसला लिया था किसानों की 30 जत्थेबंदियों ने कि प्रदेश के अंदर जो मालगाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही को नहीं रोका जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो रेलवे की तरफ से जो मालगाड़ियाँ उनको चलाया गया, तो संगरूर सहित अन्य इलाकों में ये मालगाड़ियाँ जो हैं ये किसानों की तरफ से रोकी गई। कल भी राजपुरा की जो तस्वीर सामने आई, जिसमें सीधे तौर पर किसान जो हैं एक बार फिर से थर्मल प्लांट के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आए
और इस धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक को भी दोबारा से अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद सियासत जो है और गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि विरोधी पार्टियां इस आवाजाही के रोकने के पीछे कैप्टन और जो मोदी सरकार है उसकी मिलीभगत बताती नजर आ रही है। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता दलजीत सिंह चीमा की बात करें या फिर हम विक्रम मजीठिया की बात करें, वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र और कैप्टन सरकार के बीच में फिक्स मैच चल रहा है। वो नहीं चाहते कि पंजाब में किसानों का आंदोलन जो है वो तीव्र हो। किसी भी तरह से इस आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति के तहत इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये जो रेलवे ट्रैक के बाहर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं इनको किसी भी सूरत में हटाया जाए। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इस वक्त रेलवे बोर्ड ने जो फैसला लिया है, ये फैसला इस वजह से लिया गया है कि जो केंद्र की मोदी सरकार है और जो कैप्टन सरकार है उनके बीच में फिक्स मैच है, और वही कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड को ये हिदायतें दे रहे हैं कि आप ट्रेनों की आवाजाही को बंद करें ताकि किसानों पर दबाव बनना शुरू हो। इस तरह के आरोप जो हैं विरोधी पार्टियां लगाती नजर आ रही हैं। और आज दिल्ली के अंदर भी किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं, यानी अगर भारतीय किसान यूनियन की बात करें, उनकी एक बड़ी बैठक होने वाली है, क्योंकि अब किसान जो हैं इस आंदोलन को क्षेत्रीय आंदोलन से निकालकर राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करने की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी रणनीति के तहत दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक होगी जिसमें इस आंदोलन को किस तरह से राष्ट्रीय रूप देना है उस पर मंथन किया जाएगा। जी, ऐसे में तो प्रदेश की जो व्यवस्था है वो बेपटरी हो जाएगी विनीत, जाहिर तौर पर, क्योंकि तमाम सामान है जिसका मालगाड़ियों से आवागमन होता है प्रदेश के अंदर। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें प्रदेश की व्यवस्था की, तो वाकई में ही प्रदेश की व्यवस्था जो है वो अब चरमराती सी नज़र आ रही है। क्योंकि पहले जहां किसान ये कहते नज़र आ रहे थे कि रेलगाड़ियों की आवाजाही को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, वहीं अब किसान जो हैं वो रेलगाड़ियों की आवाजाही को अवरुद्ध करते भी नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम मालगाड़ियों की बात करें, कहा गया था कि 5 तारीख तक मालगाड़ियाँ जो हैं वो प्रदेश में चल सकती हैं, लेकिन 5 तारीख से पहले ही मालगाड़ियों को रोक लिया गया है, क्योंकि अब किसानों को लगने लगा है कि केंद्र की तरफ से जो कानून पास किए गए हैं वो कहीं ना कहीं उनको बदहाली की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर किसानों को ये भी लगने लगा है कि कैप्टन सरकार की तरफ से विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, जो विधेयक पास किए गए हैं, उन पर अभी तक अगर राज्यपाल महोदय की तरफ से हस्ताक्षर नहीं किए गए तो फिर लगता नहीं कि आने वाले दिनों में इन विधेयकों पर राज्यपाल महोदय या फिर राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो हस्ताक्षर करेंगे और राहत मिलेगी। और जिस तरह से लगातार सवाल विपक्षी पार्टियां उठाती नजर आ रही हैं कि भले ही कैप्टन सरकार ने विधेयक पास कर दिए हों, लेकिन ये विधेयक जो है कोई नए विधेयक नहीं है, बल्कि उन्होंने केंद्रीय कानूनों में ही संशोधन किया है। और इन संशोधनों से एमएसपी जो है वो भी इंश्योर होती हुई नजर नहीं आएगी। एमएसपी का जो इंश्योरेंस देने की बात थी कि अगर केंद्र की मोदी सरकार फसलों पर एमएसपी बंद करती है तो क्या प्रदेश सरकार एमएसपी देने को तैयार हो पाएगी। तो इस तरह की बातें जब निकलकर सामने आई हैं तो किसान और ज़्यादा तीव्र होते नजर आ रहे हैं और ज़्यादा अपने प्रदर्शन को तीव्र करते नजर आ रहे हैं ताकि इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और इनको बड़ी राहत मिल सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विनीत, और ऐसे में सरकार पूरी तरह से कोशिश तो कर रही है कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन किसान सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि उनकी मांग जो है देर से ही सही लेकिन मानी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार तो कदम पीछने को तैयार ही नहीं। अकेले पंजाब के साथ साथ बाकी अगर राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पर इस तरह का आंदोलन नहीं हो रहा है। किसी भी राज्य में, बाकी अन्य राज्यों में ट्रेन नहीं रोकी जा रही हैं, जो हाईवे हैं उनको जाम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जो लगातार अपने हक के लिए लड़ रहा है, पंजाब का किसान लड़ रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि पंजाब का किसान जो लगातार रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है, इन समस्याओं के समाधान के लिए, देखिए अभी विधानसभा में एक व्यवस्था की गई राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी समाधान स्पष्ट तौर पर तो दिख नहीं रहा। यही वजह है कि किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। लेकिन क्या विनीत, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार इन किसानों की कहीं कोई सुनवाई करेगी या फिर ये आंदोलन धीरे धीरे यूं ही दम तोड़ देगा? देखिए सुनील, अगर सीधे तौर पर बात करें कि केवल पंजाब नहीं, हरियाणा की बात करें, और अब राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक होने वाली है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये बैठक दिल्ली के अंदर होने वाली है कि इस आंदोलन को किस तरह से जो क्षेत्रीय आंदोलन है उससे बाहर निकालकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जाए, ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर प्रभाव पड़ता तभी सफल माना जाएगा जब केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव पड़ता नजर आएगा। केंद्र की मोदी सरकार जो है
वो किसानों के हक में कोई फैसला लेती हुई नजर आएगी। तो इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, क्योंकि अब पंजाब से बाहर आंदोलन जो है वो पनपता हुआ नजर आ रहा है। अगर बेंगलुरु की बात करें, वहाँ पर किसान जो है लामबंद होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ किसान लामबंद होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें, वहाँ किसान लामबंद होते नजर आ रहे हैं। हालांकि गैर भाजपाई जो प्रदेश है वहाँ पर ज़रूर किसान जो हैं वो एक सुर में आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं। और हरियाणा की बात करें, भाजपाई शासित राज्य है, भाजपा की सरकार है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं उठता सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में तब्दील हो सकता है ये आंदोलन, क्योंकि सभी जो देश के किसान हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा के किसानों के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आंदोलन का केंद्र पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या वाकई ही केंद्र अपने द्वारा पास किए गए कानूनों पर किसी तरह का संशोधन करेगा, क्योंकि अभी तक लगता नहीं, मंशा साफ नहीं है केंद्र की। क्योंकि कल भी हमारी केंद्रीय राज्य मंत्री, अगर हम बात करें भाजपा के जो पंजाब से संबंधित है, उनसे बातचीत हुई तो वो ये कहते हुए नजर आए कि बातचीत से ही इस मसले का हल निकल सकता है। और बातचीत तभी हो पाएगी जब किसान जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से बातचीत करेंगे, एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करेंगे। ये जब प्लेटफॉर्म तैयार होगा तो फिर मंत्री जो हैं वो इसमें किसानों के साथ बातचीत करेंगे। तो एक आखिरी विकल्प वो बातचीत ही बता रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम सोम प्रकाश की बात करें, जो केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं कि किसानों को अधिकारियों से ही बातचीत करनी होगी, प्लेटफॉर्म अधिकारियों के साथ ही बैठ के बनाना होगा। मंत्री बाद में इसमें शमूलियत करेंगे जब मंत्रियों को लगेगा कि हाँ, अब प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, अब इस मुद्दे को इस ढंग से हल किया जा सकता है। देखने वाली बात रहेगी क्या लेकिन दोबारा इन से किसी सबके तरह की वो बीच बातचीत विनीत होती अगर है। देखा और जाए बातचीत तो अगर ये होती है तो उसका आंदोलन क्या तो हल निकलता लगातार, हुआ नजर आता है। बिल्कुल, आंदोलन तो लगातार किसानों का चल ही रहा है और किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस सबके बीच आम जनमानस भी बुरी तरह से पिसता हुआ नजर आ रहा है। अकेले पंजाब में जब इस तरह की चीज़ें और हरियाणा में देखने को मिलेंगी तो बाकी पंजाब से जितनी भी रेलवे पटरियां जो गुजरती हैं बाकी राज्यों को जोड़ती हैं, चाहे वो हिमाचल हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर हो, वहाँ तक भी जो यात्री सफ़र करते हैं वो सीधे तौर पर इंतज़ार में है कि कब जो है ये रेलवे ट्रैक जो है खुलेंगे। क्योंकि देखिए, एक लंबा अरसा हो गया, रेलवे के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिला कि कोरोना महामारी के बीच रेलवे ने व्यवस्थाओं को ठप किया था। अब उसके बाद फिर से ये ऐसे आलम बना के पंजाब में विरोध हो रहा है और उसका असर सीधे तौर पर बाकी जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग आवागमन कर रहे हैं विनीत, अगर धरातल पर स्थिति देखी जाए, चूँकि आप भी लगातार देखिए लोगों से मिलते हैं और लगातार उनकी तकलीफ़ें सुनते हैं, ये टीस जरूर उनकी उठ रही है कि इस आंदोलन के बीच आम आदमी पिस रहा है, क्योंकि उसे 10 की जगह 100 चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही हैं, परेशान है। जहां पर डग्गेमार वाहनों से लेकर और बाकी बसों की अगर बात की जाए, रोडवेज बस भी उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही, क्योंकि कोविड का भी तमाम नियम और हवाला है। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत आम जनमानस को। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सही कह रहे हैं सुनील आप कि आम जनमानस जो है उस पर बड़े लेवल पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब किसान रेलवे ट्रैक को जाम करते हैं तो फिर यात्री ट्रेनें जो हैं पूरी तरह से रद्द होती नजर आती हैं। सीधे तौर की बात करें तो रेलवे की तरफ से हाल ही में जो आदेश पारित किए गए हैं उसके अंदर सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि पंजाब के अंदर 4 नवंबर तक किसी भी तरह की यात्री ट्रेनें जो है उसकी आवाजाही को शुरू नहीं किया जाएगा। 4 नवंबर के बाद यात्री ट्रेनें इस बिहाव पर शुरू की जा सकती है कि किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो रेलवे ट्रैक को खाली करें। रेलवे ट्रैक जब पूरी तरह से खाली होंगे तभी यात्री ट्रेनें जो है वो शुरू होती नजर आएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जब ये रेलवे ट्रैक से हटकर किसान हाईवे पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लंबे जाम होते हैं, तब भी आम जनमानस जो है वो प्रभावित होता नजर आता है, जो अपने वाहनों के माध्यम से या बसों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता हुआ नजर आता है। तो सीधी सी बात है, इस वक्त अगर किसानों के आंदोलन की बात करें, रेलवे ट्रैक बंद है, तो सब्जियों के दाम अगर हम उत्तर भारत की बात करें लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब में इस वक्त अगर हम सब्जियों के दामों की बात करें तो वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा कारण यही है कि एक तो रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से बाधित हैं, दूसरी तरफ किसान जो है वो प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी आम जो जनमानस है उस पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार पर कब इसका प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ, इस आंदोलन की मार सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ती नजर आ रही है। जिस तरह से अब कहीं ना कहीं ये आंदोलन और तीव्र करने की बात की जा रही है, तो अगर हाईवे भी जाम होते हैं तो फिर आवाजाही अवरुद्ध होगी, इसका भी फर्क जो है वो आम आदमी पर बिल्कुल पड़ेगा। जाहिर तौर तो पर, ऐसे और में त्योहारों का सीजन है विनीत, और ऐसे में तमाम लोग ऐसे हैं जो अब तक कोरोना काल में फंसे हुए थे। व्यवस्थाएं जब दुरुस्त हुई तो वो घर भी जाना चाहते थे, लेकिन ये आंदोलन के बीच में फिर वो फंस गए। त्योहार का समय है, ऐसे में लोग आवागमन जरूर कर रहे हैं और उनकी जो टीस है
वो सीधे तौर पर ये है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर पंजाब के किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो न जाने आगे क्या कुछ स्थिति बनेगी, भगवान भरोसे है। बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। हरिद्वार के ग्राम पंचायत मिस्सरपुर में लघु सिंचाई विभाग के द्वारा किसानों के खेतों की सिंचाई करने के लिए नाला निर्माण किया जा रहा है और नाले निर्माण में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। एक वीडियो में तो ठेकेदार के मुंशी ने ये तक कह दिया कि अगर ऐसे घटिया निर्माण सामग्री हम नहीं लगाएंगे तो हमको और ठेकेदार साहब को क्या बचेगा। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर होता है कि विभाग की मिली भगत से घटिया सामग्री सरकारी निर्माण कार्यों में लगाई जाती है। अब इसका पुख्ता सबूत भी सामने आ गया है। तो घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होता है। आपको ये बता दें कि इस बात को स्वीकार करता हुआ नजर आया है ठेकेदार का एक मुंशी। उसने कहा है कि अगर हम घटिया सामग्री नहीं लगाएंगे तो हमको और ठेकेदार साहब को क्या बचेगा, क्योंकि शासन से तो एक अच्छे निर्माण कार्य के लिए पैसा पहुंचता है और जनता का खून पसीने से जो टैक्स जाता है उसका ये पैसा, उसी से तमाम निर्माण कार्य होते हैं। लेकिन ऐसे में भ्रष्टाचार का आलम देखिए। विकास हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। विकास, सीधे तौर पर ये अब तक तो कहा जाता था कि देखिए तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार का आलम है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, लेकिन मुंशी जी तो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसी सामग्री नहीं लगाएंगे तो हमको और ठेकेदार साहब को क्या बचेगा। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें हरिद्वार के ग्राम पंचायत मिस्सरपुर में लगभग पिछले हफ्ते से जो है लघु सिंचाई विभाग की तरफ से नाला निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरह नाला निर्माण का जो कार्य होना चाहिए था उस तरह से जो है कार्य प्रगति पर नहीं है। बात की जाए तो घटिया क्वालिटी की जो है ईंटें वहां पर लगाई जा रही है, जिसको 3rd नंबर की ईंटें बोला जाता है, जबकि सरकार की तरफ से फर्स्ट जो सामग्री है उसका पैसा आवंटित किया जाता है। लेकिन ठेकेदार की मिलीभगत और संबंधित विभाग के जो अधिकारी है, जो जई है, उनकी मिलीभगत से जो है आज सामग्री घटिया लगाई जा रही है। बात की जाए तो कोरसेंट जो रेत है उसका प्रयोग नाला निर्माण में किया जाना चाहिए था, लेकिन बालू रेत जो गंगा का होता है वहां पर भी चेन्नई में उरेत लगाया जा रहा है। और जिस समय एनबी की टीम मौके पर वहां पर पहुंची तो वहां पर पाया कि जिस तरह से पिछले हफ्ते से जो नाला निर्माण वहां पर चल रहा है, टोटल जो ईंट है घटिया नंबर की वहां पर लगा गई है। 3rd नंबर की जिस ईंट जिनको बोलते हैं, पूरी तरह से जो ईंट है वो कच्ची है। लेकिन अगर नाला वहां पर शुरुआती दौर में अगर चलता है तो इतने दिन या 1 साल तक नाला नहीं झेल पाएगा। किसानों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से ठेकेदार के द्वारा और घटिया सामग्री लगा गई है, इनके खिलाफ जो है संबंधित विभाग को शिकायत पत्र लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखने तक की चेतावनी जो है वहां के किसानों ने दी है। लेकिन सुनील, बात यही है कि सरकार की तरफ से तो फर्स्ट क्वालिटी के माल का जो है आवंटित पैसा किया जाता है, लेकिन ऐसे में सरकार लगातार, ये सिर्फ मिस्सरपुर का मसला नहीं, ये प्रदेश भर में जितने भी सरकारी निर्माण कार्य हो रहे हैं, नाला नाली बड़े बड़े जितने भी निर्माण कार्य, उन सब में अब ये तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है कि कितना बड़ा खेल होता है। जनता के खून पसीने की कमाई से जो टैक्स जाता है उससे ये तमाम निर्माण कार्य होते हैं। टैक्स पेयर का पैसा है, ये जनता का पैसा है जो लग रहा है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े तमाम लोगों की जेब में ये जा रहा है सीधे। इस पर किसी की कोई कार्रवाई नहीं, बेलगाम हो गई है अफसरशाही और ठेकेदारी। बिल्कुल सुनील, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से अफसरशाही लगाम है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे मिली भगत भी सामने आती है। जिस समय पिछले हफ्ते से वहां पर जो है सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग की तरफ से जो कार्य चल रहा है, अब तक वहां पर संबंधित अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे। किसी तरह से किसी भी अधिकारी का संज्ञान नहीं हुआ है। नाला कितने मीटर का है अब तक अधिकारी की संज्ञान में यहाँ तक नहीं आया। तो बात की जाए तो किसानों को भी साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से घटिया निर्माण वहां पर लगाया जा रहा है, जिस तरह से अफसरशाही वहां पर दिखाई जा रही है, कोई भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में साफ तौर पे जो मिली भगत है ठेकेदार और संबंधित विभाग के जो अधिकारी है, साफ जाहिर वहां पर दिखाई देती है। और सुनील, बात की जाए तो सरकार का जो मेन मकसद है कि किसानों की खेतों की सिंचाई के लिए इस तरह के नाले निर्माण लगातार उत्तराखंड में कराए जा रहे हैं। कई जिले ऐसे जहां पर इस तरह के नाले निर्माण चल रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों की तरफ से जो विभाग के मिली अधिकारी, उनकी मिली भगत से जो है सही माल या सही सामग्री नहीं लग पाती है। तो ऐसे में जो है लंबी जो है खर्चे तक नाला चल पाता है, या जो नाला सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है तो नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में आने वाली दिक्कतों में जो किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात की जाए तो सरकार की तरफ से जिस तरह से
इस तरह की योजनाएं किसानों के लिए चलाई गई है, तो ऐसे में जो है संबंधित विभाग के जो अधिकारी अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। अगर बाई चांस वहां पर घटिया सामग्री लगाई गई है, तो ऐसे में जो किसानों को लगातार वहां पर साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि सरकार को पत्र लिखा जाएगा और पूरी तरह से जो नाले का निर्माण हो रहा है इसकी जांच की जाएगी। सुनील। विकास, हमने तमाम योजनाओं को देखा, नमामि गंगे योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जब हमने देखा कि किस तरह से वहां पर नमामि गंगे योजना के तहत लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए जो व्यवस्था की जा रही, पाइपें जो बिछाई जा रही थी, उनमें किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ। ये नाला निर्माण जो हो रहा है उसमें भी घटिया सामग्री लगाई जा रही है। ये तमाम जो ठेकेदार हैं विकास, इन लोगों का अगर बायोडाटा निकाला जाए तो पता लगे नाना प्रकार की इन लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोग हैं ठेकेदार, कई सारे मुकदमों में ये लोग हवालात की हवा खा चुके हैं। ये लोग हैं ठेकेदार। बिल्कुल सुनील, साफ तौर पे जिस तरह से आपने कहा है कि जिस तरह के जो ठेकेदार हैं इनके द्वारा वाकई में कहीं पहले भी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में जो मिलीभगत से विभाग के अधिकारी के साथ जो मिलीभगत ठेकेदार करते हैं, जो सरकारी का जो सरकार का जो पैसा है उससे अपनी जेब गर्म करते हैं, तो ऐसे में कई ठेकेदार जिन पर मुकदमे दर्ज है भ्रष्टाचारी के, लेकिन फिर भी अधिकारियों के द्वारा इनको जो है ठेकेदारी की कमान दी जाती है कि अब इनको जो नाला निर्माण जैसा अब चल रहा है, इस तरह से जो इस मामले में अधिकारियों से बात हुई विकास, अधिकारियों से बात हुई इस मामले में, उन्हें संज्ञान में उनके दिया गया? क्योंकि वो तो हमेशा ये कहते हैं, जी विकास जी आपने हमारे संज्ञान में ये मामला लाया है, अब इसकी जांच कराएंगे, ज्यादा होगा कमेटी गठित कर देंगे। बिल्कुल सुनील, हमारे द्वारा संबंधित विभाग को लगातार फोन किया है, लेकिन विभाग ने जामत नहीं समझी कि फोन उठाया है। किसी प्रकार से विभाग के अधिकारियों के द्वारा फोन नहीं पिकअप किया गया, तो ऐसे में मिलीभगत साफ तौर पे मौके पे दिखाई जा सकती है। जिस समय हम वहां पर मौके पे पहुंचे, जो थर्ड क्वालिटी गेट है वहां पर वो लगाई जा रही थी, और यहाँ तक जो ठेकेदार का मुंशी है उसने यहाँ तक ये कह दिया कि अगर इस तरह से घटिया सामग्री हम नहीं लगाए तो हमको किस तरह से पैसे बचेंगे। तो ऐसे विकास, विभाग अधिकारी को तो जाना पड़ेगा, मजबूरन उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि एएनबी न्यूज ऐसे मामलों को, जनता से जुड़े हुए तमाम मामलों को प्रमुखता से उठाता है। अधिकारी नहीं जाएगा तो उस अधिकारी की नींद को मंत्री के द्वारा खुलवाया जाएगा, मंत्री को तलब किया जाएगा इस मामले में कि हो क्या रहा है प्रदेश में, जनप्रतिनिधियों को तलब किया जाएगा। क्या यही जिम्मेदारी थी उन लोगों की, यही वादे थे उन लोगों के जनता से? तो ऐसे में संबंधित विभाग के अधिकारी को तो आना पड़ेगा। बिल्कुल सुनील, साफ जाहिर होता है कि अगर संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते तो मिलीभगत साफ तौर पे दिखा दी जाती है। जिस तरह से संबंधित अधिकारी और ठेकेदार अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में साफ तौर पे इनके द्वारा जो है हवाला दिया जाता है कि आगे से जो है काम सही किया जाएगा। विभाग के द्वारा भी यही हवाला दिया जाता है कि अब सामग्री जो अच्छी लगाई जाएगी, लेकिन पिछले हर से जो काम हुआ है, जो पिछले हफ्ते काम हुआ उसमें तो सारा टोटल सामग्री घटिया लगाई गई है। तो ऐसे में जो है साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि पूरी तरह से जो नाला निर्माण अब तक हुआ है इसका जो है जांच होनी चाहिए। कई मानक ऐसे होते हैं सरकारी विभाग में जो मानकों के अनुरूप कार्य होना चाहिए, लेकिन मानक तो बात की जाए तो खुलेआम मानकों की धज्जी उड़ाई जा रही है। विभाग के द्वारा मिलीभगत के द्वारा मानकों की जो सरकारी मानक होते हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ऐसे में हरिद्वार जिले में तमाम कई कार्य सरकारी ऐसे हैं जो चल रहे हैं, कई योजनाएं के तहत जो इस तरह के निर्माण कराए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जो है घटिया सामग्री लगा दी जाती है और संबंधित विभाग पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में सोता रहता है। सुनील, विकास, एक दौर हुआ करता था जब सरकारी निर्माण कार्य होते थे तो आंख बंद करके जनमानस ये भरोसा करता था कि सरकार के द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है, युगों युगों तक ये व्यवस्था चलेगी। लेकिन अब तो ये भरोसा नहीं कि आज ये नाला बन रहा है, कल को इस नाले में पानी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही ये नाला ध्वस्त हो जाएगा। अब तो सरकारी कामों को सीधे तौर पर बेड़ा गर्क करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि मलाई खाने का काम जो चल रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए टेंडर में निकलते हैं, इन लोगों के पास पहुंचते हैं, और कैसे किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल सुनिए, भ्रष्टाचार तो साफ तौर पे दिखा देता है। अभी नमामि गंगे के तहत करोड़ों के निर्माण से जो है नाला बनाया गया था, वहां पर भी जो है जब पहले दिन उस पर पानी छोड़ा गया तो कई मीटर तक जो है नाला ध्वस्त हो चुका था। तो ऐसे में संबंधित विभाग की अधिकारियों की जो मिलीभगत साफ तौर पर साफ जाहिर दिखाई देती है कि जिस तरह से मिलीभगत ठेकेदार के द्वारा की जाती है, जो अपनी जेब गर्म की जाती है। नमामि गंगे के तहत भी सरकार ने कई ऐसी योजना चला रखी जो किसानों के हित में, किसानों की खेतों की सिंचाई के लिए, लेकिन बावजूद इसके भी जो है मिलीभगत सामने आते हुए साफ तौर पर दिखाई देती है। अभी बात बिल्कुल विकास, अगर फोन नहीं उठा रहा है संबंधित विभाग का अधिकारी तो दफ्तर जाइए, उसको ये आईना दिखाइए कि आखिर हो क्या रहा है इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि उसकी मिलीभगत सीधे तौर पर सामने आती है जब वो फोन नहीं उठाता है जनता का, और ये नहीं सुनता है कि अगर वहां कोई भी निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो इन लोगों को तो धरातल पर जाकर स्थितियों को देखना चाहिए,
लेकिन जाएंगे कैसे? मिठाई तो पहले इनके दफ्तर में पहुंच जाती है। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात छत्तीसगढ़ की होगी। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लोक अभियांत्रिकी विभाग के लगभग 7,000 करोड़ के टेंडर को निरस्त कर दिया। सरकार ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में हुए सभी टेंडरों को निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री के निवास पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक के बाद कैबिनेट ने सारे टेंडरों को निरस्त करने का फैसला कर लिया। जल जीवन मिशन के तहत हजारों करोड़ रुपए के टेंडर ठेकेदारों को आवंटित किए गए थे। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार की ओर से मंत्री रविंद्र चौबे ने टेंडर निरस्त होने की सूचना दी। आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में टेंडरों को लेकर एक बड़ा खेल चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के टाइम से सारे टेंडर बाहर से आई कंपनियों को दिए जाते रहे और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने फैसला लिया। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने ये फैसला जल्दबाजी में और अपने चहेतों को ठेका दिलाने की नीयत से लिया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में टेंडर का खेल जोरों से चल रहा है और ये खेल काफ़ी पुराना है। न केवल टेंडर प्रक्रियाओं को निरस्त किया और आने वाले समय में उसको फिर से नए प्रक्रिया उसकी प्रारंभ की जाएगी। किसी अधिकारी को भी हटाया गया? मंत्रिमंडल का ये काम नहीं है। और किसी विधेयक पर भी चर्चा हुई है। सरकार के पास सर क्या कोई गंभीर शिकायतें थी और शिकायतों में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था? मंत्रिमंडल की बैठक में जो एजेंडा था उसमें ये था कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप जल जीवन मिशन के जो प्रक्रियाएं हैं उसको बनाया जाना चाहिए। उसमें जो डिसेंट्रलाइज करने का प्रावधान है उसको जो SOR वगैरह जो बनाया गया था उसको स्टेट लेवल में बनाया गया था। तो हम लोग चाहते हैं कि केंद्र के इस राशि का प्रदेश में सदुपयोग हो, इसलिए केंद्र के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए। उस अनुरूप करने के लिए पुरानी प्रक्रियाओं को निरस्त किया बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। केंद्र सरकार से 7 करोड़ मिले हैं, उसका बंदर बांट पूरी तरीके से शुरू हो गया है। कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है, कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है और पूरी तरीके से 7 करोड़ का कितना ज़्यादा से ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए इस विषय को लेकर झगड़ा है। कोई जांच के लिए कमेटी बना रहा है, कोई उसको टेंडर निरस्त कर रहा है। कुल मिला के न उसमें पारदर्शिता है। इस विषय को लेकर खैर इस विधानसभा में तो चर्चा नहीं होगी। हमारी गंभीर विषय है, लोगों के पानी पेयजल के विषय है, इसमें पारदर्शिता होनी। पवन ठाकुर हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। पवन, पहले तो ये स्पष्ट करें कि ये मसला 7 करोड़ का है या फिर 7,000 करोड़ का है? ये केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन है उसके तहत छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ का टेंडर आवंटित हुआ था, जिसका पहले राउंड 7,000 करोड़ का टेंडर निरस्त दिया गया था, जिसमें 70% जो काम था वो बाहर की कंपनियों को दिया गया था और 25% काम छत्तीसगढ़ की एजेंसियों को दिया गया था।
जिसका लगातार विरोध चल रहा था, जिसके बाद कल कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। लेकिन बैठक के दौरान पीएचई मंत्री रुद्र गुरु ने अपनी सफाई पेश करने का है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस बात को सिरे से खारिज करते हुए सारे टेंडर जो थे उसे निरस्त कर दिया गया है। हालांकि जो केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन, उसके तहत गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाकर स्वच्छ जल आपूर्ति। जी पवन, तो पूर्व सरकार में हुए करोड़ों के टेंडरों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया और जल जीवन मिशन योजना के जो टेंडर थे, जो सीधे तौर पर बाकी कंपनियों को दिए गए थे, बाहरी कंपनियों को बताया जा रहा है कि ये टेंडर दिए गए थे, उन टेंडरों को रद्द कर दिया गया। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। पवन, ये कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ, इसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया आई है। विपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अपने चहेतों को टेंडर दिला दिए जाएं, इसलिए निरस्त कर रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में जो टेंडरों का खेल चल रहा है, बड़े जोरों से चल रहा है टेंडर का, क्या पीएचई विभाग में हो या पीडब्ल्यू विभाग में हो। जिस चीज को पहले काम का विरोध कांग्रेस सरकार में आने से पहले विरोध करती थी, हालांकि उसी काम को वापस फिर रीटेंडर किया जाता है और जो काम पहले 10,000 करोड़ का होता था उसे 12 से 15,000 करोड़ का करके रीटेंडर किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में एक भ्रष्टाचार का बड़ा खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि पीएचई विभाग जिसमें केंद्र सरकार से भी 7,000 करोड़ आए थे गाँव में स्वच्छ पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए, उसके जो टेंडर थे उसमें सबसे बड़ा घोटाला था। हालांकि इस टेंडर को लेके जेसीसी के कार्यकर्ताओं ने पीएचई मंत्री के बंगले में घेराव किया था। उन्होंने पहले कह दिया था कि छत्तीसगढ़ में 7,000 करोड़ का एक बड़ा घोटाला करने की तैयारी हो रही है, जिसमें हम इस मामले में ईएनटी से मुलाकात भी करने की कोशिश की, लेकिन ईएनटी अपने ऑफिस से नाराज रहे। लेकिन जिस तरीके से अधिकारी जब अपने बंद ऑफिसों में नजर नहीं आते, तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि इसमें एक बड़े भ्रष्टाचार की बू आती है इस पूरे मामले को लेकर। पाइप तो बिछी नहीं, पानी तो पहुंचा नहीं, लेकिन पैसा इन लोगों ने जरूर इस पूरे मामले में ये कहते हुए इस टेंडर को रद्द कर दिया कि बाहरी कंपनी है इसलिए उनको टेंडर नहीं दिया जाएगा। अगर बारीकी से इस पूरे खबर को देखा जाए पवन, तो जो रमन सिंह कह रहे हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है कि इसलिए रद्द किया गया बाहरी कंपनियों को, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जो टेंडर दिए थे, कि ये लोग अपने निजी तमाम चहेतों को ये टेंडर दे सकें जिससे कि इनकी जेब गर्म हो जाए? जी बिल्कुल, साफ तौर पर चाहे वो पूर्व रमन सिंह की सरकार हो या कांग्रेस की वर्तमान सरकार हो, तो जो भ्रष्टाचार का खेल और जो सरकार जो भी हो वो अपने कर्मियों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी पूर्व में भी देखते आए हैं और अभी वर्तमान में देखते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो बड़े बिल्डर ठेकेदार हैं, अधिकतर काम उन्हीं को मिलता है। और जो छोटे ठेकेदार होते हैं, हालांकि कल ठेकेदारों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के समय से कई छोटे ठेकेदार भी हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो एक ऐसा प्रोसीजर निकाला जाए कि उन ठेकेदारों को भी काम मिले। बी और जो सी ग्रेड के ठेकेदार होते हैं वो अभी खाली बैठे थे, तो उनकी मुलाकात के बाद भी मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक जो हुई तो उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। मतलब ये माना जाए इस फैसले से छत्तीसगढ़ के जो लोकल ठेकेदार हैं इन्हें राहत मिलेगी और इनको नए काम का अवसर भी प्राप्त होंगे, क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि जो भी ठेकेदार अभी टेंडर हुए हैं वो अधिकतर बाहर की कंपनियों को दिए गए हैं, जिसके कारण हर बार हर ठेका विवाद में आते रहे इस मामले को लेकर। चलिए, धन्यवाद पवन आपका। अगली खबर का रुख करेंगे, बात मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश में हो रहे 28 सीटों पर उपचुनाव में जहां स्टार प्रचारकों का दौर जारी है, डबरा पहुंचे बीजेपी और सपा स्टार प्रचारक ने अपने अपने विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली, उनकी आलोचना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी पर कटाक्ष किए और कहा कि आइटम शब्द कहने वालों का जवाब 3 तारीख को जनता देगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सियासत गर्मा गई है। जी हां, सीधे तौर पर
अब स्टार प्रचारक जो है एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सियासत गरमाई और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब डबरा पहुंचे, इमरती देवी के समर्थन में जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को रडार पर लिया। सीधे तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो कमलनाथ ने शब्द बोला था इमरती देवी के लिए कि वो आइटम किस तरह की हैं, ये जो शब्द बोला गया था, अब इस शब्द का जवाब 3 तारीख को यानी कि वोटिंग वाले दिन जनता उन्हें जवाब देगी। जो इमरती देवी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, महिला के लिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी लगातार सक्रिय होती नज़र आ रही है, क्योंकि एक और जहां पर कांग्रेस अपने आप को डबरा में मजबूत समझ रही है, क्योंकि कांग्रेस की पारंपरिक सीट जो है मानी जा रही है डबरा। लेकिन ऐसे में जब इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आए तो सीधे तौर पर वो भी कांग्रेस को बाय बाय करती नजर आई और उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी से ही विधायक कांग्रेस की विधायक रही हैं इमरती देवी। जब वो डबरा से चुनाव लड़ी तो कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। अब उसी के बाद उपचुनाव भी डबरा में हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ से एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ इमरती देवी पूरी तरह से तैयार हैं। वो कह रही हैं कि जनता एक बार फिर से मुझे आशीर्वाद देगी और इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। स्टार प्रचारकों का हल्ला बोल जारी। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कांग्रेस को जमकर घेरते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो चंबल संभाग की ये सीटें जहां पर उपचुनाव में सियासत लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, स्टार प्रचारकों का दौर जारी है। डबरा में ही आप मौजूद हैं, जहां पर इमरती देवी की सभा को संबोधित करने पहुंची ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीधे तौर पर कटाक्ष किया गया कांग्रेस पर। बिल्कुल बता दूंगा, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की महासभा ये डबरा में यहाँ पर हुई और इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार की आंच और जनता से सपोर्ट की बात की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह और दिग्विजय सिंह की जोड़ी पर भी जमकर कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने बताया कि विकासों को किस तरीके से चंबल क्षेत्र का जो विकास कार्य था उन्होंने सीधे तौर पर रोक दिया और इसके चलते उनको यह कदम उठाना पड़ा और कई बार फाइलों को लेकर, विकास कार्यों की फाइलों को लेकर यहाँ मुलाकात संभव नहीं हो पाती थी। तो इन तमाम चीजों पर उन्होंने गौर किया। और वहीं दूसरी ओर डबरा में जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर, आइटम वाले मामले पर भी जमकर कटाक्ष किया कि किस तरीके से पूर्व सीएम आलोचना करते हैं और इस तरीके की बात करते हैं। तो साफ है कि चुनावी चौपेच की जो कड़ियां हैं इसके तहत लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं पारिवारिक साख की बात की जाती है। परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया कि सिंधिया परिवार कभी किसी सत्ता का लोभ नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय विकास को सर्वोपरि रखा है। तो साफ है सुनील जी की जिस तरह से लंबे समय से यहाँ कांग्रेस की सत्ता रही और सत्ता के साथ साथ यहाँ पर विकास अवरुद्ध हुआ, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर पूरा इसका टीका फोड़ दिया जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी वहां पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र, किस तरह के मंचों से बयान दिए जा रहे हैं, किस तरह की बातें की जा रही हैं और किन एजेंडों को लेकर बाकी अन्य राजनीतिक दल भी चल रहे हैं? देखिए सुनील जी, जिस तरह से थर्ड फ्रंट को लेकर जनता में जो अवरुद्ध विकास है उसको लेकर कई बार ये सामने आता है कि चीजें जिस तरीके से मूलभूत सुविधा और विकास के मुद्दों पर जनता यहाँ पर उनके विकास अवरुद्ध है। और तीसरे विकल्प के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी अपना सत्ता हासिल की है और जिस तरह सपा कार्यकर्ता दीपनारायण यादव द्वारा यह आलोचना की गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों डाल पात का काम करते हैं और एक दूसरे को शामिल होते हैं और जनता के हाथ में कटोरा ही थमा देते हैं। तो सीधे तौर पर विकास को लेकर और
सुविधाओं को लेकर यह बात दीपनारायण सिंह यादव ने की है। और दीपनारायण सिंह यादव समाजवादी पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं और उनको कई सूझ बूझ कई बार उनकी पत्नी भी उनकी चुनाव में जीती है। तो देखने में यही आता है साफ तौर पे कि अब जो कटाक्ष कर रहे हैं इंडिया परिवार को जोड़ते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को एक ही डाल पात की बात कर रहे हैं। तो ये तौर पे जनता के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं और जो लोग हैं, सभाएं हो रही हैं, एक बड़ा जन सैलाब भी यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि थर्ड फ्रंट के जो प्रत्याशी होते हैं उनके पास क्योंकि आर्थिक तंगी होती है और जिसके चलते वह प्रचार प्रसार समय से जनता के पास नहीं हो पाता है। और ये यहाँ पर बड़ी पार्टियों के लिए लगातार जिस तरह जन सैलाब मिलता है तो ये सैलाब निश्चित ही रसूख के दम पे मिलता है, पैसों के दम पे मिलता है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि चुनाव में थर्ड फ्रंट अपनी जमीन खोजती ही नजर आती है और बड़ी पार्टी यहाँ पर बाजी मार जाती है। बिल्कुल शैलेंद्र, ज़मीन को बचाने की कोशिश तो लगातार की जाती है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं ये कहना होगा विपक्ष का और बाकी तमाम छोटी पार्टियों का कि बहुत पैसा नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए हम जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं या फिर हम अपनी सियासी ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन यही वो जनता है शैलेंद्र जो तमाम पैसे का मोह और तमाम प्रलोभनों का मोह त्याग देती है। यही वो जनता है जब एक फ़कीर को सिंहासन पर पहुंचा देती है। यही वो जनता है। किस तरह का भ्रम पाले रहती हैं ये राजनीतिक पार्टियां। अगर शुरू से ही आप इस दिमाग में ये सारी फितूर रख कर चलेंगे कि पैसा नहीं है इसलिए हम जनता की नब्ज नहीं टटोल पा रहे, तो जाहिर तौर पर हो गई आपकी राजनीति। क्योंकि आपको जनता के बीच जाकर अगर इस तरह की बातें ही करनी है तो जनता साफ तौर पर समझ जाएगी कि जीतने के बाद तो आप पैसा कमाएंगे। सुनील जी, साफ है कि जिस तरह से जनता की नब्ज टटोलना मुश्किल है, चूंकि आज के आधुनिक दौर में डिजिटल दौर है और सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन अगर संगठनों की दोनों बड़ी पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर उठाव पटक के जो चलते हैं उसमें तमाम चाहे जातिगत संगठन हो चाहे जातिगत विभिन्न दूसरे संगठन हो उनको लुभाने की कोशिश की जाती है। और पूर्व के अगर चुनाव की बात करें तो शराब, पैसा, साड़ियाँ, कपड़े, इन तमाम चीजों के प्रलोभन जनता को चुनाव के टाइम पे मिलते थे। अब अगर वर्तमान में आबकारी भी चूंकि अमला यहाँ सक्रिय है लेकिन रसूख दोनों पार्टी की है। यहाँ प्रशासनिक अमले को साफ पता है कि यहाँ पर सरकार दोनों में से किसी की होती है और अगर वह प्रशासनिक अधिकारी उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवधान डालता है तो उसका निश्चित ही सत्ता में आने के बाद यह पार्टी एक लंबा हास्य करती है उस अधिकारी के साथ। तो यहाँ पर एक मिली जुली चीजें भी सामने आती हैं कि ये रसूख का जो खेल है बड़ा क्षेत्रीय स्तर पे और निश्चित स्तर पे काफी बड़ा खेल होता है और इन खेलों में पिछती केवल जनता ही नजर आती है। अभी जो समीकरण बन रहे हैं बहुत संक्षेप में शैलेंद्र, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और जनता की नब्ज को आप बखूबी समझ रहे हैं, टटोल रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं कि देखिए जनता चाहती क्या है। जनता सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार अभी भी वाट जो रही है। जनता कह रही है कि ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में हो, ऐसी पार्टी हमारे बीच में हो जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, यही चाहती है जनता। लेकिन इन सब के बीच किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? एक और चीज है जहाँ बीजेपी की सभाओं में जमकर जन सैलाब दिखता है तो वहीं कांग्रेस में भी उसका 70% उसका असर दिखता है। लेकिन जनता की नब्ज की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से वर्तमान में कांग्रेस विधायक इमरती देवी यहाँ बीजेपी में शामिल हुई हैं तो कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसे जनता के पार्ट हैं जहाँ पर उनको आक्रोश भी नजर आता है और कई लोग इसको समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों पहलुओं पर अगर गौर किया जाए तो निचले स्तर की जनता है क्योंकि ना कार्यकर्ता है ना ही किसी पार्टी से संबंध रखती है, उनको अपनी रोजमर्रा या रोजी रोटी की जरूरत होती है तो वह जनता तो पिछती नजर आती है। उनको पार्टी के राजनीतिक समीकरणों से और तमाम चीजों से मतलब नहीं होता। लेकिन वोट बैंक की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर जातीय समीकरण के तहत वोट बैंक भी देखा जाता है कि बसपा का जो वोट बैंक है वो फिक्स वोट बैंक माना जाता है, एक जाति विशेष का माना जाता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर शैलेंद्र ये देखने को मिल रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए जनता तो खैर अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि आधुनिकता के दौर में और लगातार जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने जो प्रलोभनों का सिलसिला खोल के रखा है, जो पिटारे खोल दिए जाते हैं, उससे भी जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां काम ही सिर्फ दिग्भ्रमित करने का होता है उनका, और सीधे तौर पर अपनी वोट बैंक को वो बचा लेते हैं
और अपने अपने खेमे की तरफ जनता को मोड़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब बात होगी महाराष्ट्र की। जी हाँ, मुंबई में एनसीबी ने देवों के देव महादेव की एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के बाद से ही एनसीबी ड्रग्स एंगल के सामने आने के बाद से मामले में काफ़ी एक्टिव है और इसमें कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ऐसे में अब टीवी एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान का नाम भी सामने आया है। सावधान इंडिया जैसे शो में काम कर चुकी एक्ट्रेस के साथ आपको बता दें कि फैजल नाम का एक पेडलर भी गिरफ्तार किया गया है। फैजल और प्रीतिका के पास से गांजा भी बरामद किया गया और दोनों को 5 नवंबर तक हिरासत में रखा गया। तो ये बड़ी खबर, प्रीतिका चौहान ड्रग्स लेते गिरफ्तार की गई हैं। टीवी एक्ट्रेस हैं प्रीतिका चौहान। एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। प्रीतिका चौहान टीवी अभिनेत्री को गिरफ्तार किया गया और रंगे हाथों इनको ड्रग्स लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। देवों के देव महादेव के साथ ही सावधान इंडिया शोज में भी वो काम कर चुकी हैं और लगातार आपको बता दें कि वो कई शोज में काम कर रही थीं और ऐसे में ड्रग्स लेते हुए गिरफ्तार की गई हैं। एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रीतिका चौहान ड्रग्स लेते हुए गिरफ्तार। टीवी अभिनेत्री प्रीतिका चौहान ड्रग्स लेते हुए गिरफ्तार की गई मुंबई से। ये बड़ी खबर, एनसीबी ने इन्हें ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले आपको बता दें, इस पूरे मामले में दीपिका पादुकोण के साथ ही तमाम बड़ी अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। ड्रग्स के मामले में उनसे पूछताछ की जा चुकी है और गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की इस मामले में होती है। उनके भाई सौविक चक्रवर्ती को भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अभी एनसीबी की जो जांच पड़ताल है वो लगातार जारी है। एक और जहां मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस भी लगातार ड्रग्स मामले के कई पेडलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है, तो ऐसे में एनसीबी भी अपनी पड़ताल को धीमे नहीं की हुई है। एनसीबी भी एक के बाद एक इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जी हाँ, एनसीबी ने सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की है। टीवी अभिनेत्री प्रीतिका सिंह चौहान को गिरफ्तार किया गया है। टीवी अभिनेत्री ड्रग्स लेते हुए गिरफ्तार हुई हैं। देवों के देव महादेव सीरियल में अहम किरदार निभाने वाली जो प्रीतिका चौहान है वो ड्रग्स लेते गिरफ्तार हुई। मुरारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मुरारी, ड्रग्स के मामले में एनसीबी को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी, कल एनसीबी ने मुंबई के वर्सोवा इलाके में छापेमारी की। पुलिस की जो टीम थी वो सिविल ड्रेस में थी और यही वजह था कि ड्रग्स पेडलर या नशेड़ी समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने जो क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो उन्हें दबोची है। आपको बता दें कि इनके पास से 99 ग्राम गांजा और नशीली पदार्थ बरामद हुई है। लगातार जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, एनसीबी जिस तरीके से गिरफ्तारी कर रही है, ऐसे में बड़ी कामयाबी कही जा सकती है एनसीबी के लिए, क्योंकि मुंबई का वर्सोवा यारी रोड जो इलाका है काफी हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है और बड़े पैमाने पर इन इलाकों में इंडस्ट्री के लोग रहते हैं। जिसमें मुरारी, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था एनसीबी के द्वारा? कैसे पता चला कि रंगे हाथ प्रीतिका सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया एनसीबी के द्वारा? देखिए सुनील जी, जानकारी मिली है कि एनसीबी को खुफिया खबर मिली थी कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में ड्रग्स पेडलर जो है तो एक टीवी एक्टर को ड्रग्स देने के लिए आ रहा है। यही वजह था कि एनसीबी ने सिविल ड्रेस में, पहली बार ऐसा हुआ है कि छापेमारी एनसीबी ने अपने सिविल ड्रेस सादे कपड़े का इस्तेमाल किया और पूरे इलाके में जाल बिछाए। देवों के देव महादेव में मुख्य भूमिका पार्वती की निभाने वाली प्रीतिका चौहान जैसे ही ड्रग्स पेडलर से गांजा ले रही थी, उसी दरमियान एनसीबी की टीम ने वहां पर छापेमारी किया और रंगे हाथ वो और ड्रग्स पेडलर एनसीबी की गिरफ्त में आ गए, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है और कोर्ट से उन्हें 5 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जी
प्रीतिका के परिवार में और कौन कौन इस समय मुंबई में मौजूद है मुरारी, और क्या उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है? सीबी ने इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में एनसीबी अब उन तमाम लोगों से भी पूछताछ करेगी जो प्रीतिका के संपर्क में थे। देव से देव, महादेव सीरियल हो या इंडियन आइडल, ऐसे तमाम जगहों पर वो काम की थी, किन किन लोगों के संपर्क में थी, क्या वो लोग भी ड्रग्स लेते हैं, क्या जो है कि प्रीतिका किसी ड्रग्स पार्टी में जाती थी, ड्रग्स पेडलरों से कौन कौन से लोग उनके संपर्क में है, ऐसे तमाम जानकारियों को एनसीबी बड़ी बारीकी से खंगाल रही है। जी, एक ड्रग्स पेडलर भी इस दरमियान हत्थे चढ़ा है जो ड्रग्स देने के लिए आया था प्रीतिका को। को भी उनके एनसीबी के हत्थे चढ़ा हुआ है। जो मुखबिर थे टीवी के, उन्होंने खबर दिया था कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक ड्रग्स पेडलर आने वाला है। उस ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार करने के लिए एनसीबी ने पूरी जाल बिछाई थी, लेकिन इस जाल में देव महादेव की मुख्य आर्टिस्ट जो है प्रीतिका चौहान जो है उनकी गिरफ्त में आई है, जिनके पास से 99 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसे लेकर एनसीबी अपनी जांच तेज कर दी है। जी, अभी कहाँ रखा है इन लोगों को मुरारी? क्या सीधे इन्हें जेल भेज दिया गया है या फिर अभी ये एनसीबी की गिरफ्त में ही है? देखिए, इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद एनसीबी की गिरफ्त में इन्हें 5 दिसंबर तक के लिए भेजा गया है। अब एनसीबी इनसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो गांजा था, ये जो ड्रग्स था, किसके लिए मंगाया गया था, कौन कौन लोग ये ड्रग्स लेते हैं, उनके फैमिली में क्या कोई मेंबर ड्रग्स लेते हैं। तो इन सब चीजों की जांच करने के लिए एनसीबी लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है और मुंबई सहित आसपास में लगातार छापेमारी भी हो रही है। जी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऐसे में मुश्किलें और मुसीबतें तो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बॉलीवुड की तमाम टीवी अभिनेत्री अभिनेता ऐसे हों या फिर बॉलीवुड में बड़े पर्दे के सितारे हों, इन सभी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो लगातार इस तरीके के धंधों में और इस तरीके की कारगुजारियों में संलिप्त हैं। एक के बाद एक बड़े जब चौंकाने वाले खुलासे होते हैं मुरारी, तमाम बड़े हस्तियों के नाम जब सामने आते हैं और गिरफ्तारी जब रिया चक्रवर्ती की होती है, उसके बाद जो एक के बाद एक, चाहे सारा अली खान हो या फिर दीपिका पादुकोण हो या श्रद्धा कपूर हो, ये तमाम जो बड़ी अभिनेत्रियां हैं जो लोगों के लिए आइकॉन है, आइडल बनी हुई हैं, ये लोग जब गिरफ्त में आते हैं तो जाहिर तौर पर ऐसे में तो बाकी जो स्थिति है, ये कहा गया और ये सुनने में भी आया कि अब बॉलीवुड से गंदगी साफ हो जाएगी, अब बॉलीवुड में इस तरह की शायद स्थिति न बने। लेकिन मुरारी, एक के बाद एक अभी भी जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि बॉलीवुड के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री किस तरह से नशे की गिरफ्त में है। जी सुनील जी, ये कहना गलत नहीं है। जिस तरीके से सुशांत सुसाइड मामले में जांच चली और जांच में एक के बाद एक नाम सामने आने लगे हैं, उसे लेकर के पानी भरना है। चलिए मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। और राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार।